हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सी शरद शर्मा। आज बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और आज जो रहेगा टॉपिक अपना ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर मतलब हुआ कि जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके लिए जो एविडेंस है, उसके लिए जो एविडेंस है उसको अपने क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर का मतलब क्या हो गया कि जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होंगे, परचेज का ट्रांजेक्शन हो सकता है, सेल का ट्रांजेक्शन हो सकता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड सेल किए हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर गुड सेल किए हैं तो मिस्टर बी ने वो गुड्स परचेज किए हैं। तो ये मिस्टर ए जो है वो एक सेल बिल देंगे किसको? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी के लिए वही हो जाएगा परचेज बिल। तो ये जो सेल बिल है, ये जो परचेज बिल है, ये सब क्या है? ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन हुआ और उसके लिए ये एविडेंस हो गया। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो सर्टेन वैल्यूज, क्वांटिटीज, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये जो वाउचर्स होते हैं ना, ये बड़े काम आते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में काम आएंगे। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक, दैट इज डिस्काउंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो डिस्काउंट मतलब क्या हुआ? रिडक्शन इन द वैल्यू। रिडक्शन इन वैल्यू, वैल्यू को कम करना। किसकी वैल्यू को कम करना और कब करेंगे वो समझते हैं। रिडक्शन इन वैल्यू। तो जब भी कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को, से फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम सेलर ले लेते हैं और ये हो गया बायर। जब भी सेलर गुड सेल करेगा बायर को, तब कुछ वैल्यूज डिक्रीज करेगा। क्यों करता है? क्यों करता है उसका रीजन होगा। मतलब उसको अपने डिवाइड कर सकते हैं, उसके रीजन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं कि डिस्काउंट के कितने टाइप हो सकते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा सही तरीके से। तो डिस्काउंट जो है वो उसके पर्पस के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम, रीजन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक रीजन हुआ कि मिस्टर जो भी बायर हैं, मिस्टर बी हैं, उन्होंने क्या बोला सेलर को, मिस्टर ए को, कि मैं 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज करूंगा, मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो जो भी वैल्यू है, क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी या फिर एक वैल्यू के ऊपर अगर आप परचेज करते हो कुछ भी गुड्स, तो जो सेलर होगा वो सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट देगा, सर्टेन परसेंट डिस्काउंट देगा। उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ये सिस्टम ही होता है। आप सर्टेन क्वांटिटी, सर्टेन वैल्यू पे गुड्स परचेज करते हो तो सामने वाला जो सेलर है वो आपको गुड्स देगा, गुड्स के साथ मतलब डिस्काउंट देगा आपको। उसको अपने क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो जनरली जब भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे ना अकाउंटिंग के अंदर, जब रिकॉर्डिंग की जाएगी तो नेट वैल्यू से की जाएगी। इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा। नेट वैल्यू से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू उससे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नंबर 1। सेकेंड आता है कि पेमेंट, जो भी ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट करते हो, मतलब आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया तो आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो डिस्काउंट मिलेगा उसको अपने बोलेंगे कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द रीजन। नंबर 1, क्वांटिटी और वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने देखें तो एक सर्टेन क्वांटिटी परचेज करते हो, सर्टेन वैल्यू परचेज कर, सर्टेन वैल्यू के गुड्स परचेज करते हो तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये जनरली सेलर प्रोवाइड करेगा बायर को। कब प्रोवाइड करेगा? जब सर्टेन क्वांटिटी और सर्टेन वैल्यूज के ऊपर गुड्स परचेज किए जाएं। तो जब भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे तो नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। इसको समझेंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू। जब भी पेमेंट करेगा बायर, पेमेंट करेगा, अगर टाइम, जो भी टाइम अलाउ किया है, जो भी क्रेडिट पे अगर गुड्स दिए हैं, तो जो क्रेडिट से ड्यू डेट निकल रही है किसी, फॉर एग्जांपल आज से 3 महीने के बाद में, तो अगर मैं 2 महीने के बाद में ही पेमेंट करूं तो जो डिस्काउंट सामने वाला देगा उसको अपने क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो पेमेंट के टाइम पे कैश डिस्काउंट होगा और क्वांटिटी और सेल और परचेज के टाइम पे जो रहेगा उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब जिसको रिसीव हो रहा है, जो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है, उसके लिए क्या हो गई भैया? उसके लिए तो इनकम है, उसके लिए तो इनकम है। और जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है
जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है उसके लिए हो गया खर्चा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। फाइन। अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे करोगे, तो एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कुछ अपना डिस्काउंट का। तो रिडक्शन इन द प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट डिपेंड करेगा ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, उस पे। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को समझ लेते हैं डिटेल के अंदर। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो जनरली सेलर परचेजर को देगा। कब देगा, जब भी गुड्स बाय करेंगे, सेल करेंगे, तब की बात है, तब देंगे। एक सर्टेन क्वांटिटी और सर्टेन वैल्यू के गुड्स आप परचेज करोगे तभी देंगे। ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किस पे करना, नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। सेकंड आ जाता है अपना कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जो भी डिस्काउंट अलाउ करेंगे वो टाइम से पहले अगर आपने पेमेंट किया तभी ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जो पार्टी डिस्काउंट दे रही है उसके लिए वो एक्सपेंस होगा, और जो पार्टी डिस्काउंट रिसीव कर रही है उसके लिए वो इनकम हो जाएगी। और दोनों पार्टीज इसको रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ट्रेड डिस्काउंट वाले टॉपिक को। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा, सिर्फ एग्जांपल, जो लिस्ट प्राइस है, जो गुड्स की प्राइस है, इसको अपने बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीस। फाइन, 1 लाख रुपीस का बिल बना, एमआरपी समझ लो इस तरीके से, ठीक। तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहा है कि भैया आपने 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, ये हमारा सिस्टम है कि हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10%। तो 10,000 रुपीज का जो है डिस्काउंट हो गया। वैल्यू कितनी बची, 90,000। 90,000 है ना, ये आपका नेट सेल्स हो गया। अगर सेलर हूं तो मैं नेट सेल्स बोलूंगा, जो परचेजर होगा वो नेट परचेज बोलेगा, ठीक है। तो गुड्स की जो एंट्री करेंगे, जो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, वो कौन सी वैल्यू पे करेंगे, 90,000 पे। इस 1 लाख रुपीस को इग्नोर कर देना, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कैश डिस्काउंट। अगर 90,000 का पेमेंट करना है, जैसा कि हमारा प्रीवियस एग्जांपल था, तो आज से 3 महीने के बाद में पेमेंट करना है। अगर सामने वाले ने 2 मंथ्स में ही पेमेंट कर दिया, विद इन 2 मंथ्स ही पेमेंट कर दिया, तो 90,000 का सिर्फ एग्जांपल 5% कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो ये तो वैल्यू थी, ये तो वैल्यू थी 90,000 जो अमाउंट रिसीव करना था। अब जो कैश डिस्काउंट वो जल्दी पेमेंट करने के लिए हम अलाउ करेंगे, सिर्फ एग्जांपल 5%। तो 5% हो गया 4,500। इस डिस्काउंट को हम अलाउ कर रहे हैं तो एक्सपेंस होगा, सामने वाला रिसीव कर रहा है तो उसके लिए इनकम हो जाएगी। तो जो नेट अमाउंट बचेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 85,500। ये अमाउंट हमको रिसीव होगा, ये अमाउंट रिसीव होगा 85,500। नेक्स्ट मूव करें रिबेट। रिबेट मतलब क्या होता है, ये भी रिडक्शन इन वैल्यू है, ये भी रिडक्शन इन वैल्यू है, रिडक्शन इन प्राइस है। बट ये प्राइस और जो वैल्यू है वो कब रिड्यूस करेंगे, आफ्टर गुड्स सोल्ड। जब गुड्स बेच दिए हैं उसके बाद में वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। भैया ऐसा कब करते हैं, कब करते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स सेल किए, कुछ गुड्स सेल किए, मिस्टर बी को वो गुड्स थोड़े से खराब क्वालिटी के लगे, पुअर क्वालिटी के लगे, तो मिस्टर बी ने उसकी कंप्लेन की मिस्टर ए को। सिर्फ एग्जांपल 100 रुपीज के गुड्स थे। अब मिस्टर बी वो गुड्स पूरा का पूरा रिटर्न करे तो ए का नुकसान है। तो मिस्टर ए ने क्या बोला कि मिस्टर बी आप ये गुड्स को सेल करिए आगे, मैं इस 100 रुपीज की प्राइस में 10 रुपीज का आपको क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करके हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिबेट। अब मिस्टर ए अगर अलाउ कर रहे हैं तो उनके लिए एक्सपेंस होगा, और मिस्टर बी रिसीव कर रहे हैं तो उनके लिए इनकम होगी। तो आफ्टर द गुड्स सोल्ड ये जो रिबेट है वो दी जाएगी। अदर देन डिस्काउंट जो भी वैल्यू रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिबेट बोलते हैं। जनरली पुअर क्वालिटी की वजह से ही दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बेड डेट्स। यहां पे समझिएगा, बेड और डेट्स, बेड मतलब खराब होता है, डेट मतलब डेटर्स। मैंने किसी गुड्स को मैंने किसी पार्टी को गुड्स सेल किए, शरद ने मिस्टर एक्स को कुछ गुड सेल किए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि मिस्टर एक्स को मैंने बोला कि आफ्टर 3 मंथ्स आप मुझे पेमेंट कर देना। 3 मंथ्स हो गए भैया, मैंने फोन किया पैसे दो, उसने फोन उठाया, बात की, बोलते हैं कि हफ्ते भर बाद में देंगे। चलिए भैया 3 महीने निकल गए, हफ्ते भर और सही। हफ्ते भर के बाद में वापस फोन किया तो बोलता है कि थोड़े टाइम के बाद में दूंगा, थोड़ा टाइम और। थोड़े टाइम के बाद में वापस फोन किया तो फोन नहीं उठा रहा। मैंने मेरे स्टाफ को भेजा तो
दुकान पे अवेलेबल नहीं है, शॉप पे अवेलेबल नहीं है। अब क्या करे भैया, अब फिर मार्केट में खबर फैली कि मिस्टर एक्स जो है ना, उन्होंने तो बिजनेस बंद कर दिया है और वो चले गए। तो क्या अब मुझे उम्मीद है कि मिस्टर एक्स से पैसे मिलेंगे? मुझे उम्मीद नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इनका जो पैसा था, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए के गुड्स मैंने सेल किए थे, तो वो जो 1000 रुपए है वो मेरे लिए क्या हो गया, बेड डेट्स हो गया, वो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो अमाउंट इरिकवरेबल है, जो अमाउंट रिसीव नहीं होगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, बेड डेट्स बोलते हैं। तो अमाउंट इरिकवरेबल होगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे, बेड डेट्स बोलेंगे, और ये हमारे लिए नुकसान है, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस शीट। जो अकाउंटिंग का पर्पज है ना, तो बेसिक दो पर्पज होते हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के। एक प्रॉफिटेबिलिटी पता करना, दैट इज प्रॉफिट और लॉस पता करना, नंबर 1, और एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। ठीक है, तो पोजीशंस पता करने के लिए आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। तो ये जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस पता करने के लिए आप स्टेटमेंट बनाओगे, उसको अपने बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हम दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नंबर 1 हम एसेट्स दिखाते हैं, हम लाइबिलिटीज दिखाते हैं, हम एसेट्स दिखाते हैं। एसेट साइड में जो राइट हैंड साइड होगा उसको अपने बोलते हैं एसेट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको अपने बोलते हैं लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में जितनी भी बिजनेस के एसेट्स हैं वो सारी दिखाई जाएगी, भले वो फिक्स्ड एसेट्स हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, करंट एसेट्स हो, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाएगी। और जो लायबिलिटी साइड है, जो जितनी भी बिजनेस की लायबिलिटीज हैं उनको हम कहां पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। अब बिजनेस की दो टाइप की लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, जो ओनर को पेमेंट करना है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब आउटसाइडर्स को जो पैसे चुकाने हैं वो वाले। तो आउटसाइडर्स के अंदर लायबिलिटीज होगी, उसको अपने प्योर लायबिलिटीज ही बोलते हैं, और जो इंटरनल लायबिलिटी है उसको अपने बोलते हैं कैपिटल। और यहाँ पे हम प्रॉफिट्स वगैरह, जो रिजर्व वगैरह हैं, वो भी हम शो करते हैं। तो जो स्टेटमेंट बनेगा जहां पे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व और अदर थिंग्स, अदर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होंगे वो हम यहाँ पे शो करते हैं। स्टेटमेंट होगा जहां पे फाइनेंशियल पोजीशंस आपको पता चल जाएगी। कौन सी वैल्यूज पे शो करना है, तो ये जितनी भी वैल्यूज होंगी ये बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू क्या होती है वो समझ लेते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी आपके स्टेटमेंट्स बने हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बने हैं, तो उन रिकॉर्ड्स के अंदर, उन स्टेटमेंट्स के अंदर जो वैल्यू अपीयर हो रही है उसको अपने बोलेंगे बुक वैल्यू। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर जो वैल्यू अपीयर हो रही है उसको अपने बोलेंगे बुक वैल्यू। नेक्स्ट आ जाता है भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, तो आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए आप बहुत सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो। जैसे हो गया कैश बुक हो गया, बैंक बुक हो गया, ठीक है, लेजर मेंटेन करते हो बहुत सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शंस की पोस्टिंग करने के लिए। तो ये जो है इनको अपने बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी बुक्स मेंटेन करते हैं जिसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो भी आपने गुड सेल किया, तो यहाँ पे दो चीजें आती है। एक, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गुड सेल किए और उसकी जो सेल वैल्यू है वो है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज की सेल वैल्यू है। तो ये गुड्स मैंने खरीदे होंगे या फिर मैंने मैन्युफैक्चर किए होंगे। तो डायरेक्टली जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या डायरेक्टली इस गुड्स को बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगा वो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो भी गुड्स आपने सेल किए हैं उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें आती है। अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेज की जो भी कॉस्ट आपने पे की होगी वो आ जाएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज डेबिट। डेबिट मतलब क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। डेबिट मतलब होता है राइट, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। डेबिट मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड जो होगी उसको अपने बोलेंगे क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्या है, तो जो भी आप अकाउंट बनाते हो, जो भी आप अकाउंट बनाते हो उसकी दो साइड होती है। पूरे अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है आपकी क्रेडिट साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है,
तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम बोलेंगे क्रेडिट साइड। तो कोई भी अकाउंट अगर आप बना रहे हो, मिस्टर एक्स का आप अकाउंट बना रहे हो, तो मिस्टर एक्स अगर डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसको अपने राइट हैंड साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है। ये डेबिट वर्ड कहां से आया बेटे? ये डेबिट वर्ड कहां से आया? ये डेबिट वर्ड आया इटालियन वर्ड से, दैट इज कॉल्ड डेबिटो। ये डेबिटो वर्ड इटालियन वर्ड है और वहां से ये डेबिट वर्ड आया है। तो जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। समझ लीजिएगा कि भैया कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड में, ये जो बॉक्स में दिख रहा है ना, ये आपका डेबिट साइड हो गया, यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड है उसको अपने डेबिट साइड बोलेंगे। फाइन। उसी तरीके से क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड मतलब कोई भी अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो उसको अपने कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये कहां से आया भैया वर्ड? ये इटालियन वर्ड है क्रेडिटो, क्रेडिटो से आया है। तो कैपिटल अकाउंट है, कोई भी कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है तो उसको अपने कहां रिकॉर्ड करेंगे? जो बुक्स अभी दिख रहा है वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ये आपके राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को अपने बोलते हैं क्रेडिट साइड। परफेक्टली फाइन, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं अपने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड का ये यहां पे हम एक सिंपल सा वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड को समझेंगे। वैसे आपके 11th क्लास में पूरा का पूरा एक चैप्टर है और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो भी आपकी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट होती है, मैं यहाँ पे वर्ड को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती है, उसको हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू को फोल करते हैं, फोल इन द वैल्यू, फोल इन वैल्यू। तो ये जितनी भी वैल्यू फोल होगी इसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्यों करते हैं? जब आप एसेट्स को यूज करोगे, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेशन हो जाएगा, या इतने टाइम से अपने एसेट्स को यूज करते जा रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया एसेट्स के साथ में, तो उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है। या फिर मैंने एक एसेट को परचेज किया 1 लाख रुपीज में, मुझे पता है कि ये एसेट्स 5 इयर्स तक चलने वाली है, तो मैं क्या करूंगा? एवरी ईयर इस एसेट्स का एक पार्ट, दैट इज 20,000 रुपीज जो है वो मैं हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करूंगा। तो मैंने क्या किया? ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ, ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, मैंने उस एसेट के टुकड़े कर दिए, एक एक पार्ट को मैं हर साल चार्ज करता रहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन सिंपल बोलूं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होती है, यहां पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज लैंड। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप एसेट्स को यूज करते रहते हो, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, उसकी वजह से, या फिर आप एसेट्स की जो कॉस्ट है उसको आप अलोकेट कर देते हो ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है? एंटिटी मतलब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है उसको अपने बोलते हैं इकोनॉमिक एंटिटी। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा उसको अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा उसको अपने बोलेंगे इकोनॉमिक यूनिट या एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी लीगल तरीके से काम करते हैं, लीगल बिजनेस करते हैं, उनको अपने बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, और जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसको अपने अकाउंटिंग एंटिटी बोलेंगे। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा स्टील्स हो गया, टिस्को हो गया, या बजाज हो गया, या फिर और कोई भी कंपनी है, मारुति हो गई, ये सब क्या है? ये सब है बिजनेस एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, कॉर्पोरेशंस हैं, ये सब जो हैं ये आपके बिजनेस एंटिटी में आते हैं। तो जिसकी अकाउंटिंग आप कर रहे हो वो आपकी अकाउंटिंग एंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एंट्री। एंट्री मतलब क्या होता है? एंट्री मतलब होता है जो भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको आप क्या करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको अकाउंटिंग की भाषा में लिखना पड़ेगा, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो आप एंट्री को, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जनरल एंट्री का, तो वहां पे सीखेंगे किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं और किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप क्या करते हो? एंट्री पास करते हो। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सोल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सोल्वेंट मतलब क्या हो गया? जो पैसे देने के लायक है, जो पैसे आपके टाइम पे चुका देगा उसको अपने बोलेंगे सोल्वेंट। दैट इज द पर्सन हु इज एबल टू पे,
एबल टू पे, उसकी कैपेसिटी है पेमेंट करने की, तो वो हो गया सोल्वेंट। और इंसॉल्वेंट मतलब जो पैसे नहीं चुकाएगा उसको अपने बोलेंगे इंसॉल्वेंट, मतलब जिसकी कैपेसिटी नहीं है, जो एबल नहीं है, उसको अपने बोलेंगे इंसॉल्वेंट। सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक, दैट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब क्या हो गया, जिस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो प्रॉफिट लेगा बिजनेस का, जिसने रिस्क ली है बिजनेस करने की, वो पर्सन, वो ओनर प्रोप्राइटर होता है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स। तो जब भी ईयर एंड हो जाएगा तो आपको दो चीजों की बड़ी ही एक्साइटमेंट होती है एक बिजनेस के बारे में समझने की, एक बिजनेस के बारे में जानने की। तो पहली चीज आती है प्रॉफिट, कि भैया कितना प्रॉफिट कमाया, और नंबर 2 आता है कि उसकी पोजीशन कैसी होगी बिजनेस की। तो प्रॉफिट के लिए आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन के लिए जैसा कि हमने समझा था बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है, और समझिएगा पूरे चैप्टर में जो भी आपको डाउट आ रहा होगा, जो टर्म आपको नहीं समझ में आया होगा, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।